हेलो दोस्तों, आज का पहला टॉपिक रहेगा हमारा। आज का टॉपिक क्या रहेगा? आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है? सबसे पहले आर्हेनियस इक्वेशन देख लेते हैं। हमें पता है आर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है। के इक्वल ए ई डी पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ये रहती है आर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए। अब यहाँ पर टर्म की बात करें तो के हमें पता है क्या होता है, रेट कांस्टेंट। के हमारा रेट कांस्टेंट हो गया। ए होता है आर्हेनियस कांस्टेंट, या इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कह सकते हैं, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर है। तो ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर से आगे आता है तो इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कहते हैं, और हम इसको आर्हेनियस कांस्टेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद टर्म है ई ए, ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर हो गया। ई ए जो टर्म है ये एक्टिवेशन एनर्जी है, हमें पता है क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। और आर जो है गैस कांस्टेंट है, आर गैस कांस्टेंट है। इसकी अगर वैल्यूज़ की बात करूँ तो आर की बहुत सारी वैल्यूज़ होती है। पहली वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अगर मैं इसको कैलोरी में लूँ, देखो किलो जूल में लेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लेंगे आप लोग। कैलोरी में 1.98 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। इसको अगर किलो कैलोरी में चेंज करना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको ऑलमोस्ट 2 के इक्वल आप मान सकते हैं। इसको 2.0 भी लेंगे तो ज़्यादा आपकी जो वैल्यू है वेरी नहीं करेगी। ठीक है, तो क्या रहेगी 2.0 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, इसको किलो जूल में चेंज करना होगा तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लेना। इसको भी किलो जूल में चेंज करना होगा तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, क्या देखा हमने, ई दी पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये क्या होता है? ये होता है फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल। ये क्या है? ये है फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल। एक एक्टिव मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन होगा। ठीक है, और एक्टिव मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन होता है तो यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल होता है ये इक्वल रहता है एन स्टार अपॉन एन के। एन स्टार अपॉन एन भी यही है फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल, जो कि ई डी पावर माइनस ई अपॉन आर टी है। इसका मतलब क्या है? ई डी पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी जो है एन स्टार अपॉन एन के क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पे जो दो टर्म है ये टर्म किसको रिप्रेजेंट करते हैं? जो एन है, एन तो होता है आपका किसी यूनिट वॉल्यूम में, किसी यूनिट वॉल्यूम में कितने रिएक्टेंट है, किसी यूनिट वॉल्यूम में टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो एन क्या है? किसी यूनिट वॉल्यूम में आपके पास टोटल कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, और एन स्टार है, एन स्टार क्या है? एन स्टार है टोटल नंबर ऑफ एक्टिव रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। जो ये यूनिट वॉल्यूम में यूनिट वॉल्यूम में जितने भी रिएक्टेंट थे उसमें से कितने, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं जो कि एक्टिव है। एक्टिव मीन्स वो रिएक्टेंट होते हैं जो प्रोडक्ट में चेंज होंगे। ठीक है, तो जो एन है, एन तो टोटल रिएक्टेंट हो गए, और एन स्टार हो गया इस टोटल रिएक्टेंट में से कितने रिएक्टेंट एक्टिव है, यानी कि कितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। ये एन स्टार हो गया, और एन स्टार अपॉन एन को ही क्या कहते हैं? फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल, जो इक्वल रहता है ई दी पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी के। ठीक है, अब क्या कहा मैंने? एक्टिव मॉलिक्यूल, एक्टिव मॉलिक्यूल क्या है हमारा? एक्टिव एक्टिव मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो एक्टिव मॉलिक्यूल जो होगा उसके लिए, फॉर एक्टिव मॉलिक्यूल, फॉर एक्टिव मॉलिक्यूल के लिए ध्यान रखना कि जो हमेशा जो टोटल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी
वो ज़्यादा होगी थ्रेशोल्ड एनर्जी से या इक्वल होगी थ्रेशोल्ड एनर्जी के। ये क्यों? क्योंकि मैंने एक चीज़ कही, ध्यान से सुनना, जो एक्टिव मॉलिक्यूल होगा, एक्टिव मॉलिक्यूल वो ऐसे रिएक्टेंट होंगे जो किस में चेंज होंगे, प्रोडक्ट में। और हमें पता है कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। इसका मतलब एक्टिव मॉलिक्यूल के पास तो थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी ही ना, तभी तो वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। तो एक्टिव मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होगी वो हमेशा थ्रेशोल्ड एनर्जी के या तो इक्वल होगी या ज़्यादा होगी, ठीक है। ज़्यादा होगी तब भी ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकता है, और थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल इसकी एनर्जी रहेगी तब भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। अब अगर इसके कॉन्सेप्ट की बात की जाए, कॉन्सेप्ट मेन टू से कि ये किस तरीके से यहाँ पर जो एक्टिव मॉलिक्यूल है वो बनते हैं, तो देख लेते हैं। माना हमारे पास दो मॉलिक्यूल इस तरीके से थे, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर किसी भी सिस्टम में मॉलिक्यूल है तो वो क्या करेंगे, मूवमेंट करते हैं, ठीक है। और मूवमेंट करेंगे तो इनके बीच क्या होगा, इनके बीच आपको देखने को मिलेगा कोलिजन। अब यहाँ पे कोलिजन देखने को मिलेगा तो इस कोलिजन के बाद एक घटना घटती है। क्या होता है इस कोलिजन के बाद, जो एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देता है किसमें, दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में, ठीक है। क्या हो रहा है, पहले दो मॉलिक्यूल्स का कोलिजन हो रहा है, फिर उसमें क्या हो रहा है, एक जो मॉलिक्यूल है दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर दे रहा है। तो इस प्रोसेस के बाद क्या होगा, जो पहला वाला मॉलिक्यूल था उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, और जो दूसरा वाला मॉलिक्यूल था, जो दूसरा मॉलिक्यूल था इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी तो ये किस रेंज में आ जाएगी, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी या उससे ज़्यादा के रेंज में आ जाएगी, ठीक है। अब ये थ्रेशोल्ड एनर्जी या उससे ज़्यादा के रेंज में आ गई, इसका मतलब यही तो क्या है हमारा, यही हमारा एक्टिव मॉलिक्यूल है जो कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। वो जो मॉलिक्यूल है वो यही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके पास ज़्यादा एनर्जी है, और हमें पता है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है तो उसको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी, ठीक हो गया। तो इस तरीके से फॉर्मेशन होता है एक्टिव मॉलिक्यूल का, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या पता है, जो फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल है वो क्या है, फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल एन स्टार अपॉन एन है, जो कि इक्वल है ई दी पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी के, ठीक। आगे बढ़े, यहाँ पे पहले भी हम ये चीज़ देख रख चुके हैं, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये जो वैल्यू है ये डिक्रीज होगी, और ये वैल्यू अगर डिक्रीज होगी तो माइनस में ये वैल्यू है ओवरऑल ई दी पावर वाली वैल्यू इंक्रीज होगी। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं तो एक एक चीज़ मैं समझाना ज़रूरी नहीं समझती हूँ, ये चीज़ें हम पहले अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो पूरी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सॉरी, पूरी वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो फ्रैक्शन, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो ई ए अपॉन आर टी कम होगा और माइनस ई ए अपॉन आर टी बढ़ेगा, और ई दी पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी भी इंक्रीज होगा, ठीक है। ये इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा तो हमें पता है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, के, तो के भी इंक्रीज होगा। के इंक्रीज होगा तो के किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, रेट ऑफ रिएक्शन के। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होने वाली है, ठीक है। ये कहाँ से लिया मैंने, ये लिया है के इक्वल ए ई दी पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी से। यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, ये चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। कि किस तरीके से रेट कांस्टेंट के आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और किस तरीके से ई दी पावर माइनस ई अपॉन आर टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट ही है। तो ये बढ़ेगा तो के भी बढ़ेगा, और के आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो के बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ने भी बढ़ना ही है, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ देखने लायक है, जानने लायक है, वो क्या है, एन स्टार अपॉन एन जो है हमें पता है किसके इक्वल है, ई दी पावर माइनस ई अपॉन आर टी। ये जो होता है ये डायमेंशन लेस होता है। डायमेंशन लेस क्यों होता है अभी देख लेंगे, कैसे होता है डायमेंशन लेस वो देख लेंगे, ठीक है। अब एन स्टार नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है तो इसका जो कंसंट्रेशन है मोल में लेंगे, एन भी नंबर ऑफ
रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है तो इसको भी मोल में लेंगे, तो मोल से मोल कैंसिल, ठीक है। ओवरऑल कोई डायमेंशन आई नहीं आई, इसका मतलब डायमेंशन लेस हो गया। ई दी पावर करके भी देख लेते हैं। ई दी पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी को आप देखेंगे तो ये किसके, इसकी डायमेंशन चेक करें तो डायमेंशन की अगर बात करूँ, ई दी पावर माइनस ई ए की डायमेंशन होती है, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी है और एनर्जी की क्या रहती है, जूल पर मोल, ठीक है। अब अपॉन में क्या है, आर, आर की क्या होती है, जूल पर केल्विन पर मोल, यही रहती है। और टेम्परेचर की क्या होगी, टेम्परेचर की केल्विन होगी, ठीक है। अब यहाँ देखें, केल्विन इन्वर्स से केल्विन कैंसिल हो जाएगा, मोल इन्वर्स से मोल इन्वर्स कैंसिल हो जाएगा, जूल से जूल कैंसिल हो जाएगा। ओवरऑल कोई डायमेंशन आई, ओवरऑल डायमेंशन क्या है, कोई भी डायमेंशन मिल नहीं रही है, तो ये जो वैल्यू है ये होती है आपकी डायमेंशन लेस, और ये हमने करके देख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, अगर मेरे पास फॉर्मूले की बात करूँ तो क्या रहता है, के इक्वल ई ई ए माइनस के इक्वल ए ई दी पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। अब ये तो डायमेंशन लेस है, तो ए की अगर आपसे डायमेंशन पूछी जाएगी, यूनिट पूछी जाएगी, तो किसकी यूनिट के इक्वल होगी, के की, के इक्वल होगी, जो कि वेरी करती है। वेरी कैसे करती है, वेरी करती है किसके रिस्पेक्ट में, ऑर्डर के, मतलब ऑर्डर चेंज होंगे तो के की यूनिट चेंज होती है, इसका मतलब ए की यूनिट भी चेंज होगी। तो ए की यूनिट क्या होगी, कहीं पर आपसे के की यूनिट ना पूछकर ए की पूछ ले तो वो आपको घुमाना चाहता है, लेकिन आप बिल्कुल नहीं घूमेंगे क्योंकि आपको घूमना पसंद नहीं है। तो क्या होगा, मोल पर लीटर 1 - n पर सेकेंड, ये क्या रहती है, ये हमारी यूनिट रहती है के की, तो ए की यूनिट भी यही रहेगी, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जो आर्हेनियस इक्वेशन है, आर्हेनियस इक्वेशन सबके लिए एप्लीकेबल होती है, किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए देखेंगे, सभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, ऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए आर्हेनियस इक्वेशन एप्लीकेबल होती है, ठीक है। ग्राफ देख लेते हैं, हमें पता है के किसके इक्वल है, के इक्वल ए ई दी पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला, आर्हेनियस इक्वेशन। हमें पता है टाइम इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होने वाली है, इसकी हेल्प से ही हमने ये चीज़ बार बार देख रखी है, ठीक है। अब अगर ग्राफ की बात करूँ तो ग्राफ रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम के बीच में अगर खींचा जाए तो हमें पता है कि टाइम बढ़ने के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर क्या होने वाली, इंक्रीज होने वाली है। तो टाइम बढ़ने के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी, क्योंकि एक्सपोनेंशियली ग्राफ वेरी करेगा। क्यों, क्योंकि जो टी है वो ई की पावर में है, तो ई दी पावर में अगर टी होगा तो वो एक्सपोनेंशियल फैक्टर में है, इसका मतलब ग्राफ भी एक्सपोनेंशियली वेरी करेगा। तो इस तरीके से ग्राफ वेरी करता हुआ दिखेगा। देखो, रेट ऑफ रिएक्शन के साथ साथ क्या हो रहा है, टाइम, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ साथ, तो टाइम के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज होते हुए दिखाएंगे, लेकिन कैसे, एक्सपोनेंशियली। एक्सपोनेंशियली कैसे होता है, पहले ग्राफ धीरे धीरे इंक्रीज होता है फिर तेजी से इंक्रीज होता है। तो ये ग्राफ आपको देखने को मिलेगा किसके लिए, आर्हेनियस इक्वेशन के लिए, किसके बीच, बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड टाइम। आगे देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन की क्या क्या एप्लीकेशन रहेंगी, सबसे पहले पहला क्या देखना हमने, फर्स्ट फर्स्ट इज एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर का, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर किसमें, ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है वो चेक करेंगे। ये चीज़ तो हमें पता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर की कुछ वैल्यूज ढूंढ लूँ देन क्या चेंज आएगा वो देखेंगे।
ठीक है। तो हम देखते हैं कि बहुत कम टेम्परेचर पर और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर, ध्यान रखना, बहुत कम टेम्परेचर पर और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर क्या चेंज आता है रेट ऑफ रिएक्शन में। ठीक है, तो देख लेंगे। फर्स्ट ये है फर्स्ट मेथड, सॉरी फर्स्ट मेथड नहीं कहेंगे इसको, मैं इसको कहूँगी पहला केस, केस नंबर फर्स्ट। फर्स्ट केस हमारा क्या होगा? फर्स्ट केस में हम लेंगे टेम्परेचर ज़ीरो। ज़ीरो टेम्परेचर पर देखेंगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उस पर क्या इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है टेम्परेचर का। तो देख लें, क्या रखना है? टेम्परेचर की जगह ज़ीरो रखना है। ठीक है, तो टेम्परेचर की जगह अगर मैं ज़ीरो रखूँगी तो क्या आएगा? के इक्वल ए दी पावर माइनस ई ए अपॉन आर इंटू ज़ीरो। अब इधर पे सॉल्व कर रही हूँ, ध्यान से देखना। आर इंटू ज़ीरो क्या आएगा? ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो से जब किसी भी वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या आती है? इनफाइनाइट। इसका मतलब यहाँ पे क्या आने वाला है? ऐसा होता है ना, अगर कोई भी वैल्यू ज़ीरो से डिवाइड होती है तो वैल्यू क्या आती है? इनफाइनाइट आती है। तो इसका नीचे जीरो आ रहा है तो ओवरऑल इनफाइनाइट आएगा। फिर क्या देखने को मिलेगा? जो ई की वैल्यू है, ई की वैल्यू माइनस एज इट इज़ है, माइनस, और ये वैल्यू क्या आ गई है? इनफाइनाइट। ई की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, वन अपॉन ई दी पावर इनफाइनाइट। यही तो है, जब किसी भी वैल्यू को अगर डिनोमिनेटर में डाला जाता है या डिनोमिनेटर की वैल्यू को नोमिनेटर में डाली जाती है तो उस केस में होता है क्या है? उस केस में जो नेगेटिव साइन है, पावर वाला जो नेगेटिव साइन है वो चेंज हो जाता है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज हो जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, मतलब पावर का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अब वन अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होगी? देखो, ई दी पावर इनफाइनाइट की वैल्यू तो इनफाइनाइट रहेगी और वन अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ये ओवरऑल क्या होने वाली है? ज़ीरो। तो क्या होगा? के इक्वल ए इंटू ज़ीरो, इसका मतलब के इक्वल ज़ीरो। और जो हमें पता है रेट, रेट किसके इक्वल होता है? के कंसंट्रेशन ऑफ ए दी पावर एन। तो के ज़ीरो हो गया तो ये भी ज़ीरो, इसका मतलब रेट भी क्या रहेगा? ज़ीरो। इसका मतलब, कहने का मतलब है कि टेम्परेचर अगर ज़ीरो होगा, ध्यान देना, टेम्परेचर अगर ज़ीरो होगा तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी ज़ीरो होगी, यानी कि 0 डिग्री या 0 केल्विन टेम्परेचर पर हम क्या लेंगे? केल्विन ही लेंगे। देखो, 0 केल्विन ही लेंगे क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो है केल्विन में ली जाती है। 0 केल्विन टेम्परेचर पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो क्या रहेगी? ज़ीरो रहेगी। ठीक है, अब ले लेते हैं सेकंड केस। सेकंड केस हमारा क्या कहता है? केस नंबर सेकंड। सेकंड केस कहता है जो टेम्परेचर है उसको अब कम ना लेके बहुत ज़्यादा लेते हैं, बहुत ज़्यादा, मीन टू से इनफाइनाइट ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? के किसके इक्वल है? के है ए ई दी पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, माइनस ई अपॉन आर टी है। अब हमें पता है हमने टी की वैल्यू क्या रखनी है? इनफाइनाइट रखनी है। तो ये वैल्यू कैसे आई जाएगी? इसको मैं इधर लिख लूँ, टी की वैल्यू इनफाइनाइट रखने पर ई दी पावर माइनस ई ए अपॉन आर इंटू इनफाइनाइट। किसी को भी इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा, तो ये वैल्यू तो इनफाइनाइट आ जाएगी। ठीक है, अब हमें पता है कि किसी को इनफाइनाइट से अगर डिवाइड करेंगे तो वैल्यू ज़ीरो आती है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़ीरो। अब प्लस का ज़ीरो हो, माइनस का ज़ीरो हो, ज़ीरो तो ज़ीरो रहता है, तो यहाँ पर आने वाला क्या है? यहाँ पर ई की पावर आने वाली है ज़ीरो, तो ओवरऑल क्या रहेगा? किसी की भी पावर ज़ीरो होती है तो वैल्यू क्या रहती है? वन। तो यहाँ पर के किसके इक्वल हो जाएगा? के इक्वल हो जाएगा ए के। ठीक है, तो जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इनफाइनाइट होता है, तो उस टाइम जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो तो हमें पता है के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और जो के होता है यानी कि रेट कांस्टेंट, वो ए के क्या रहता है? इक्वल रहता है। ठीक है, ए यानी कि ए यहाँ पर कोई रिएक्टेंट वगैरह नहीं है, ए यहाँ पर है हमारा एक्सपोनेंशियल फैक्टर या आर्हेनियस कांस्टेंट। तो हम क्या कहेंगे? इनफाइनाइट टेम्परेचर पर, यानी कि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो रेट कांस्टेंट जो होता है आर्हेनियस कांस्टेंट के इक्वल रहता है। ठीक है, नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है, सेकंड नंबर की एप्लीकेशन, ये है कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी।
कहने का मतलब है आर्हेनियस इक्वेशन से हम एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है। हमें पता है के क्या रहता है, के इक्वल होता है A e⁻⁻ इतनी बार देख लिया है, अब तो बिल्कुल छप गया होगा आप लोगों के दिमाग में, ठीक है। अब फर्स्ट मेथड किसकी, फर्स्ट मेथड है एक्टिवेशन एनर्जी निकालने की। तो एक्टिवेशन एनर्जी निकालने की जो पहली मेथड है उसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम ले लेंगे जो ऊपर वाली वैल्यू है इसका नेचुरल लॉग, टेक नेचुरल लॉग, इसका नेचुरल लॉग लेंगे। नेचुरल लॉग को हम क्या कहते हैं, ln, ठीक है। तो इसका ln ले लो, ln के इक्वल नेचुरल लॉग ln a, और हमें पता है नेचुरल लॉग या लॉग लेते हैं तो जो मल्टीप्लाई वाली वैल्यू होती है उसको हम क्या कर लेते हैं, प्लस में ले लेते हैं। तो प्लस, और जो वैल्यूज पावर में होती है वो आगे आ जाती है, तो यहाँ पे आने वाला है -EA/RT और नेचुरल लॉग ई, ठीक है। यहाँ पे ये ध्यान रखना कि जब भी नेचुरल लॉग या लॉग लिया जाता है तो जो पावर की वैल्यूज होती है वो आगे आ जाती हैं। तो यहाँ पे जो नेचुरल लॉग ई है इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ओवरऑल क्या आएगा, ओवरऑल ln के इक्वल ln ए नेचुरल लॉग ए माइनस EA/RT, ठीक है। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया है, इसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ खींच सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंग जब ग्राफ खींचेंगे तो वहाँ से देखेंगे कि हम एक्टिवेशन एनर्जी को ग्राफ के थ्रू कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसा ग्राफ बनेगा भाई, देख लो, y इक्वल m, ये वैल्यू x, ये m है, और ये वैल्यू है c। तो कैसा ग्राफ बनने वाला है, इन ग्राफ इंक्लूडिंग इंटरसेप्ट, ऐसा ग्राफ जिसमें इंटरसेप्ट होगा, ठीक है। तो ये y है, y पे है हमारा ln के, इधर x एक्सिस पे है 1/t, कहाँ से ले रही हूँ, यहीं से तो ले रही हूँ, ये देखो ये, ठीक है। फिर उसके बाद है इंटरसेप्ट जिसको हम ln a कहेंगे, और हमारा स्लोप है जो कि नेगेटिव में है जिसकी वैल्यू है -EA/R, ये स्लोप है, ये क्या है, स्लोप। अब हमें चाहिए क्या क्या ढूंढ रहे हैं, जो ढूंढ रहे हैं उसको दिमाग में रखा करो ताकि टॉपिक से भटक ना जाए, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, क्या कर रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी का कैलकुलेशन कर रहे हैं जिसके लिए हमने ये चीज़ें देखी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, तो एक्टिवेशन एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, यहाँ से हम देख लेंगे कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो इक्वल हो जाएगी, आर को इधर भेज दो, आर को इधर भेजेंगे तो क्या होगा, स्लोप इनटू आर, ठीक है। और ये माइनस का है तो माइनस का साइन भी इधर भेज दो, ये हो गया। इसकी हेल्प से एक्टिवेशन एनर्जी निकाल लेंगे, ठीक है। अगर हमें ग्राफ का स्लोप दिया है, आर की वैल्यू हमें पता ही होती है, आर कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू रख के उसको स्लोप से मल्टीप्लाई करके नेगेटिव साइन लेके एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड से इस तरीके से हम एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देख लेंगे सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड क्या कहती है, मेथड सेकेंड, फर्स्ट मेथड से तो समझ आ गया हो। देखो फर्स्ट मेथड में ऐसा है, ये हमने नेचुरल लॉग लिया है, अगर आप लॉग लोगे तो हमें पता है, इसी में मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देती हूँ। अगर मैं लॉग लूँगी तो हमें क्या पता है, लॉग लेने पर जो ln है वो लॉग में चेंज हो जाएगा, ln सारे लॉग में चेंज हो जाएंगे, और यहाँ पे जो एक्टिवेशन एनर्जी है इसके नीचे आ जाएगा, जो माइनस की एक्टिवेशन एनर्जी है उसके नीचे आएगा 2.303, ठीक है। वो कैसे आएगा, देखो इसको मैं अगर लॉग में चेंज करना चाहूँगी तो हमें पता है कि लॉग किसके इक्वल होता है, 2.303, सॉरी लॉग 2.303 ln के इक्वल होता है, ठीक है। तो ln की जगह लॉग 2.303 रखेंगे, ln की जगह लॉग 2.303 रखेंगे, फिर इस पूरी इक्वेशन को 2.303 से अगर डिवाइड कर देंगे तो इनके जो इधर की का जो 2.303 होगा और इधर का जो 2.303 होगा वो तो कैंसिल हो जाएगा, ओवरऑल बचेगा क्या, यहाँ नीचे
क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ नीचे बचेगा 2.303, इसलिए इधर नीचे रखा है 2.303। इसलिए मैं क्या कहूँगी कि अगर मुझे एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है जब ग्राफ में नेचुरल लॉग ना दे के लॉग दिया होगा, तो उस केस में अगर मुझे एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है तो वो मेरी किसके इक्वल होगी, -2.303 स्लोप इनटू आर के। ठीक है, आई होप कि इतना समझ आ गया होगा। अब हम देख रहे हैं मेथड सेकंड। सेकंड मेथड क्या कहती है, देखो सेकंड मेथड से किस तरीके से निकाल सकते हैं। सेकंड मेथड में हमने देखना है अलग अलग रेट कांस्टेंट, अलग अलग रेट कांस्टेंट मेन टू से एक K2 ले लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं ताकि हमारे पास स्पेस हो जाए। ठीक है, स्पेस की नीड होगी। तो सेकंड केस लेना है। सेकंड केस में मैं सबसे पहले, हमें पता है कि K इक्वल A e⁻⁻⁸ होता है। तो मैं यहाँ पे दो कंडीशन में K ले लेती हूँ, एक हम K2 ले लेंगे, एक K1 ले लेंगे। ठीक है, और इसकी हेल्प से हम एक्टिवेशन एनर्जी निकालने का ट्राई करेंगे। तो K2 क्या रहेगा, K2 में A तो कांस्टेंट है, वो उसमें तो कोई चेंज आने वाला नहीं है, और e⁻⁻⁸RT। ठीक है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। रेट कांस्टेंट चेंज हुआ है तो टेम्परेचर भी चेंज होगा। तो आर, इसको हमने K2 लिया है तो इसको हम T2 ले लेते हैं। ठीक है, अब K1 के लिए क्या रहेगा, -EA/RT1। ठीक है, देखो जो चीज़ें चेंज हो सकती हैं वही की है, जो चीज़ें चेंज हो ही नहीं सकती उनको मैंने चेंज नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन के दौरान एक्टिवेशन एनर्जी सेम ही रहने वाली है, एक्सपोनेंशियल फैक्टर सेम ही रहने वाला है, टेम्परेचर वेरी करेगा, इसलिए मैंने टेम्परेचर को वेरी करता हुआ दिखा दिया है। ठीक है, अब मैं अगर इस इक्वेशन को फर्स्ट लूँ, इस इक्वेशन को सेकंड लूँ, और मैं कर दूँ फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दो। ठीक है, तो क्या होगा, एक एक काम कर लेते हैं, इस इक्वेशन को माइनस करने से पहले इनका नेचुरल लॉग ले लेते हैं ताकि बाद में लेने से अच्छा। ठीक है, तो नेचुरल लॉग ले लेंगे, तो नेचुरल लॉग ऊपर वाले का लो, ln K2 इक्वल, जो ये एक्टिवेशन एनर्जी है ये आगे आ जाएगी, -EA/RT2। और हमें पता है कि जो ln E होगा वो लास्ट में क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, तो इसको लिखने की नीड है नहीं। प्लस में बचेगा ln A, जो कि प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं ln K1 लेना चाहूँ तो क्या होगा, ये भी इसी के इक्वल होगा, सेम ही होगा, लेकिन T2 की जगह क्या आ जाएगा, RT1। ठीक है, प्लस ln A। अब मुझे करना है फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करना है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन माइनस करूँगी तो क्या वैल्यू आएगी, ln K2 माइनस ln K1। ठीक है, ये किसके इक्वल आएगा, देखो -EA/R क्या रहने वाला है, पहले तो 2 वाली वैल्यू लेंगे। ठीक है, 2 वाली की वैल्यू क्या है, -EA/RT2। ठीक है, और दोनों में जो ln A है वो सेम है, तो ये जो ln A है इधर का, मतलब एक ln A में से दूसरा ln A को माइनस करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। समझ आ रहा है ना, पहले वाली इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन माइनस करूँगी तो पहले ln A में से दूसरे ln A को माइनस करेंगे तो एक प्लस का रहेगा, दूसरा माइनस का, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ बचेगा क्या, इतना रह गया, प्लस, सॉरी माइनस करके दिखा देती हूँ मैं ताकि कन्फ्यूजन यहाँ पे ना हो। ठीक है, तो प्लस ये मैं क्या ले रही हूँ, ये मैं ln2 ले रही हूँ, तो ln2 क्या है, -EA/RT प्लस ln A। ठीक है, अब इसमें से हमें माइनस करना है, -EA/RT1 को और प्लस ln A को। ठीक है, अब इसको खोल के लिखें,
खोल के कैसे लिख सकते हैं, माइनस ई ए अपॉन आर टी टू तो सेम रहेगा, प्लस एल एन ए, इसको खोल के लिखेंगे, इसको ब्रैकेट को अगर मैं हटाऊंगी तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस ई ए अपॉन आर टी वन और प्लस माइनस माइनस एल एन ए। ठीक है, आप समझ आ रहा होगा कि एल एन कैसे कैंसिल हो रहा है। एल एन ए से एल एन ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बचने वाला है माइनस ई ए अपॉन आर वन अपॉन टी टू प्लस ई ए अपॉन आर वन अपॉन टी वन। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको सेम लग रही होगी, क्या, ई ए अपॉन आर, तो मैं ई ए अपॉन आर को कॉमन ले लेती हूँ। ई ए अपॉन आर मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, सिर्फ ई ए अपॉन आर लिया है, इसको माइनस मत समझना, मैंने कॉमन ले लिया है ई ए अपॉन आर को। बचेगा क्या, अंदर बचेगा वन अपॉन टी टू माइनस सॉरी प्लस वन अपॉन टी वन। ठीक है, क्या होगा आगे, आगे नेचुरल, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, नेचुरल लॉग के टू माइनस नेचुरल लॉग के वन को मैं नेचुरल लॉग के टू अपॉन के वन लिख सकती हूँ, नेचुरल लॉग के टू अपॉन के वन लिख लूँगी। और यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ मुझे मिल रहा है एक्टिवेशन एनर्जी, देखो एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन आर, और जो प्लस वाली वैल्यू है उसको मैं आगे लिख सकती हूँ वन अपॉन टी वन माइनस वन अपॉन टी टू। ये हमारा बन गया एक फॉर्मूला, इसकी हेल्प से मैं एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकती हूँ, क्योंकि हम एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है तो सीख रहे हैं, तो इसकी हेल्प से एक्टिवेशन एनर्जी निकाली जा सकती है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा चेंज हम किस तरीके से ला सकते हैं, इस वैल्यू को इस तरीके से लिखा जा सकता है, एल एन के टू अपॉन के वन इक्वल एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन आर, टी टू को ऊपर टी टू माइनस टी वन, इस टी टू को इधर और टी वन को इधर, ठीक है, अपॉन टी वन टी टू, क्या लिया है, एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया है। ठीक है, और इसको अगर लॉग में लेना चाहे तो लॉग के टू अपॉन के वन क्या रहेगा, देखो लॉग जब भी वैल्यू आएगी तो इधर डिवाइड में आप 2.303 ऐड कर देंगे, ठीक है, ऐड मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.303 आर टी टू माइनस टी वन अपॉन टी वन टी टू, ये है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले की हेल्प से एक्टिवेशन एनर्जी ई ए को निकाला जा सकता है। ये हमने किसकी हेल्प से निकाला ये फॉर्मूला हमने निकाला आर्हेनियस इक्वेशन से। ठीक है, इसलिए हमने इसको एप्लीकेशन ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन में पढ़ा है। तो एप्लीकेशन ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन से हम एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। थर्ड एप्लीकेशन है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन हाफ लाइफ टाइम। क्या देखना है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, हाफ लाइफ टाइम में क्या होता है, हमें पता है कि अगर मैं हाफ लाइफ टाइम लूँ किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए तो क्या रहती है, वन अपॉन के एन माइनस वन टू दी पावर एन माइनस वन अपॉन ए दी पावर एन माइनस वन। ठीक है, यही रहती है, ये हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला है। ठीक है, किसके लिए, nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जहाँ n इक्वल कुछ भी हो सकते हैं। अब हमारे पास जो रिएक्शन है जहाँ पर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, वो अगर T1 टेम्परेचर पर क्या है, T1 टेम्परेचर पर A जो है इनिशियल अमाउंट है, A क्या है, इनिशियल अमाउंट है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, और T2 टेम्परेचर पर भी जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो ए ही है। ठीक है, कंडीशन क्या है कि जो हमने दो टेम्परेचर ले रखे हैं, दोनों टेम्परेचर पर जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो क्या है, सेम है, यानी कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो यहाँ पर हमारी कांस्टेंट है। ठीक है, टेम्परेचर क्या कर रहा है, वेरी कम कर रहा है, तो टेम्परेचर चेंज होगा, और के भी यहाँ पर क्या होगा, के भी हमारा चेंज होगा। के क्यों चेंज होगा, के इसलिए चेंज होगा क्योंकि हम यहाँ पर दो अलग अलग रिएक्शन ले रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे पहली जो रिएक्शन थी उसके लिए टेम्परेचर T1 था, और
रेट कांस्टेंट K1 हो जाएगा। इसके लिए दूसरी रिएक्शन के लिए टेम्परेचर T2, तो रेट कांस्टेंट K2 हो जाएगा। रेट कांस्टेंट कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन अलग अलग रिएक्शन के लिए तो अलग अलग ही रहेगी। एक रिएक्शन में वो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन अलग अलग रिएक्शन के लिए वेरी कर सकती है, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या पता चलता है, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो जो टी हाफ है उसका के साथ रिलेशन क्या है, इनवर्स रिलेशन है। ये कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे ध्यान देना। अगर मैं इक्वल का साइन यहाँ पे हटाती हूँ तो मैं सारे कांस्टेंट हटाऊंगी और मैं ये देखूंगी कि किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी हाफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो n-1 है, क्योंकि n ऑर्डर है, ऑर्डर कांस्टेंट होगी, जिस भी ऑर्डर के लिए हम देख रहे हैं वही ऑर्डर रहेगी, तो n तो वेरी यहाँ करेगा नहीं। तो हम क्या करें, कह सकते हैं कि ये जो है कांस्टेंट है, ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट होगी, क्योंकि a कांस्टेंट कह दिया है। a हमने क्या कह दिया, यहाँ पे कांस्टेंट है। दोनों रिएक्शन के लिए जो a है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू भी कांस्टेंट होगी। बचा क्या कि टी हाफ जो है के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है कि जो टी हाफ है वो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टी हाफ की, तो टी हाफ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, तो के साथ टी हाफ का रिलेशन कैसा रहेगा, टी हाफ पहले रिएक्शन का जो टी हाफ है वो, और दूसरे रिएक्शन का जो टी हाफ है वो, इन दोनों का अगर रेशियो लिया जाए तो ये क्या होगा, K2 ऊपर आ जाएगा और K1 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। क्यों, क्योंकि इनका इन्वर्स रिलेशन है। इसका जो K होगा वो नीचे जाएगा, यानी कि वन का K जो फर्स्ट टी हाफ है उसका K कहाँ जाने वाला है, डिनोमिनेटर में, ठीक है। आई होप कि इतना समझ आया होगा, ये तो इजी है। यहाँ पे क्या है कि टी हाफ का इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। तो अब हम तो ये देख रहे हैं कि आर्हेनियस इक्वेशन से हम टी हाफ पर टेम्परेचर के इफेक्ट को कैसे देख सकते हैं। तो आर्हेनियस इक्वेशन से हमें एक चीज़ पहले ही पता चल चुकी है, क्या, आर्हेनियस इक्वेशन से हमें पता है कि log K2 अपॉन K1 क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 आर T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ये हम आर्हेनियस इक्वेशन से पहले ही निकाल चुके हैं। तो अब हम मैं टी हाफ कैसे निकाल पाएंगे इसी से, तो इससे टी हाफ कैसे निकलेगा, क्योंकि K2 और K1 का जो रिलेशन है वो टी हाफ के लिए इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर K2 अपॉन K1 है, तो टी हाफ 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर K2 ऊपर है तो यहाँ पर टी हाफ 2 नीचे आएगा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे लॉग प्रेजेंट है तो हम इसका भी क्या लेंगे, लॉग लेंगे। ओवरऑल हमारा फॉर्मूला ये बन जाएगा, और ये है कि हमने आर्हेनियस इक्वेशन से कैसे टी हाफ का रिलेशन टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में निकाला है, यानी कि टेम्परेचर और टी हाफ का रिलेशन निकाला है, ठीक है। आगे देखें, देखो अब है वाई इक्विलिब्रियम शिफ्ट विथ टेम्परेचर इन रिवर्सिबल रिएक्शन। इक्विलिब्रियम शिफ्ट विद टेम्परेचर इन रिवर्सिबल रिएक्शन। हमें पता है रिवर्सिबल रिएक्शन में अगर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर चेंज करते हैं, तो उस दौरान जो जो रिएक्शन होती है वो अलग अलग जगह को शिफ्ट होती हुई दिखती है। कभी फॉरवर्ड शिफ्ट होगी, कभी बैकवर्ड शिफ्ट होगी, ठीक है। तो उसको देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है और किस तरफ को कब शिफ्ट होगी। तो एक रिएक्शन ले लेते हैं, ए से हमारा बी बन रहा है और सी से हमारा क्या हो रहा है, सी से फॉर्मेशन हो रहा है डी का। तो इस केस में मैंने फर्स्ट के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी ली है उसको मैं EA1 कहूँगी, और सेकंड के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको EA2 कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इस दौरान जो टेम्परेचर है T1 टू T2, यानी कि पहले जो टेम्परेचर है और बाद में जो टेम्परेचर है, दोनों क्या है, दोनों 100 एंड 110 है। और जो सेकंड रिएक्शन है उसके लिए भी हम सेम टेम्परेचर ले लेते हैं, ठीक है। पहले टेम्परेचर क्या था, 100, और बाद में 110 केल्विन में ले लेते हैं। ये सारे टेम्परेचर किस में है, केल्विन में। तो ये हमारा टेम्परेचर है दोनों रिएक्शन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो हमने चेंज इन टेम्परेचर लिया है वो क्या लिया है, सेम।
टेम्परेचर में जो चेंज है वो क्या है, दोनों रिएक्शन के लिए सेम है, ठीक है। अब बात करेंगे देखो टेम्परेचर में चेंज अगर सेम है तो क्या होगा, इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, 1/T1 माइनस 1/T2, ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा दोनों रिएक्शन के लिए, ठीक है। कांस्टेंट फॉर बोथ रिएक्शन, दोनों रिएक्शन के लिए ये भी तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि दोनों का जो T1 और T2 है वो सेम है, तो 1/T1 माइनस 1/T2 भी दोनों के लिए क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, ठीक है। तो अभी इस केस में क्या होगा, हमें पता है कि जो log K2/K1 होता है, K2/K1 वो किसके इक्वल रहता है, EA/2.303, ठीक है। और यहाँ पर 1/T1 माइनस 1/T2, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है वो क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। ये वैल्यू क्यों कांस्टेंट होगी, क्योंकि दोनों जो दो रिएक्शन है, दोनों रिएक्शन के लिए, कौन सी दो रिएक्शन, जिसके लिए पहला यानी कि रेट कांस्टेंट K1 होगा, दूसरा यानी कि रेट कांस्टेंट K2 होगा, उन दोनों रिएक्शन के लिए जो टेम्परेचर में चेंज है वो इक्वल है, तो टेम्परेचर चेंज सेम होगा, तो दोनों रिएक्शन के लिए 1/T1 माइनस 1/T2 भी तो सेम होगा, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगी, कॉन्स्टेंट हो गई, ठीक है। अब क्योंकि ये वैल्यू कॉन्स्टेंट हो गई है तो अब मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ, जो लॉग K2/K1 है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्टिवेशन एनर्जी की। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखना, जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, हम क्या कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, तो क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी K2/K1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब K2 के साथ डायरेक्ट रिलेशन है इसका, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी तो K2 क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कि सेकंड जो रिएक्शन है उसका रेट बढ़ेगा क्योंकि उसका रेट कांस्टेंट बढ़ रहा है, ठीक है। और हमें ये पता है कि टेम्परेचर T2 क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, और हमें पता है मतलब T2 क्या है, ज़्यादा टेम्परेचर, और टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो हमें पता है, पहले से ही हम जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, रेट कांस्टेंट बढ़ता है। आर्हेनियस इक्वेशन में बार बार ये चीज़ देखी है, टेम्परेचर के साथ रेट कांस्टेंट बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास दो रिलेशन आ गए, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो K2 बढ़ेगा, और K2 बढ़ेगा तो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। हाँ, या हम ऐसा कह सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी तो के बढ़ेगा, K2 बढ़ेगा, यानी कि रेट कांस्टेंट और सेकंड ऑर्डर सेकंड रिएक्शन इंक्रीज होगी और T2 भी इंक्रीज होगा, ठीक है। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं रिएक्शन में। सबसे पहले लेते हैं फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्या लेनी है हमने, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो ऊपर वाला मैं बिल्कुल समझा चुकी हूँ, अब आगे देखेंगे क्या है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या होगा, हाँ हमें पता है इस तरीके से एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ रहता है, रिएक्टेंट का जो एनर्जी होती है वो कम ज़्यादा होती है और प्रोडक्ट की एनर्जी कम रहती है, तो ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, और ये बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि प्रोडक्ट को जो रिएक्टर में चेंज होने के लिए चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं ए और बी, इसको मैं एक्टिवेशन ए कह रही हूँ तो इसको मैं ई बी कर देती, कैपिटल कर देते हैं ताकि आपको ये एक्टिवेशन एनर्जी जैसा ना लगे, ठीक है। तो क्या लिखना है हमने यहाँ, इसको ई ए लिख दो, इसको ई बी लिख दो, यानी कि ये फॉरवर्ड के लिए एक्टिवेशन एनर्जी होगी और ये बैकवर्ड के लिए एक्टिवेशन एनर्जी होगी है। अब इसमें देखना है हमें क्या पता है, हम कैसी रिएक्शन की बात कर रहे हैं, रिवर्जिबल रिएक्शन की, जो कि स्टार्टिंग में ही हमें पता था। यहाँ पे अब क्या होने वाला है, देखो इस रिएक्शन में ध्यान देना, इस रिएक्शन में अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूँ तो क्या होगा, इस रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करूँगी तो क्या होगा, रिएक्शन किस तरफ को शिफ्ट होगी, हमें पता है कि टेम्परेचर का के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और के का एक्टिवेशन एनर्जी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो इसका मतलब ये कह रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो एक्टिवेशन एनर्जी है, ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी जिसकी है उसका जो रेट है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि यही तो रिलेशन है इनका, टेम्परेचर बढ़ेगा K2 बढ़ेगा, और एक्टिव किसका K2 बढ़ेगा, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी,
ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ने पर K2 बढ़ने वाला है, और किसका K2 बढ़ने वाला है, कौन सी रिएक्शन बढ़ने वाली है, जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा है, बैकवर्ड रिएक्शन की, यानी कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने वाली। ठीक है, तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने वाली अगर ज़्यादा है तो मैं क्या कहूँगी, रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगी। देखो ये प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाएगी ना, ये एक्टिवेशन एनर्जी तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाएगी इस तरीके से। तो ये एनर्जी अगर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना रही है तो मैं इसको क्या कहूँगी, बैकवर्ड ही तो कहूँगी। तो ये मेरी क्या है, हमें पता है कि बैकवर्ड बैकवर्ड वाले की ज़्यादा है, तो K2 क्या होगा, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ज़्यादा रहेगा, यानी कि रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगी, रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला, इस केस में हमें पता है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बी है वो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए से क्या है, ज़्यादा है। तो एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड की ज़्यादा है, तो जो इफेक्ट टेम्परेचर का इफेक्ट होगा वो क्या होगा, बैकवर्ड पर ही ज़्यादा होगा। और टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, जो रिएक्शन है वो कहाँ की तरफ शिफ्ट करेगी, बैकवर्ड की तरफ ही शिफ्ट करेगी। देखो टेम्परेचर बढ़ाने पर वैसे तो रेट ऑफ रिएक्शन दोनों की इंक्रीज होती है, रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड के लिए भी इंक्रीज होगी, लेकिन हमें पता है कि बैकवर्ड के लिए ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन फॉर बैकवर्ड रिएक्शन ये ज़्यादा इंक्रीज होगी, तो ओवरऑल रिएक्शन कहाँ शिफ्ट करेगी, बैकवर्ड में। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का फॉर्मेशन होगा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए आप समझ गए होंगे। अब बात करेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन की अगर बात की जाए तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ इस तरीके से रहता है, रिएक्टेंट का जो एनर्जी होती है वो कम होती है और प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होती है। तो ये हो गया हमारा ई बी और ये हो गया हमारा ई ए। ठीक है, जैसे भी लिखते हो। तो इस केस में हमें क्या पता है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए ज़्यादा है किससे, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बी से। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए ज़्यादा है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर जो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए है उसमें ज़्यादा फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो हमें क्या पता है कि जो K1 है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी ए किसके लिए होगी, K1 के लिए होगी, बी किसके लिए है, K2 के लिए है। ठीक है, सॉरी, एक्टिवेशन एनर्जी K2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, क्या हो रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी ए की ज़्यादा है, तो के भी कौन सा ज़्यादा होगा, के भी फर्स्ट वाला ज़्यादा होगा। ठीक है, मतलब जो पहली रिएक्शन के लिए हो रहा है, यानी कि K2 ही इसको कहो, लेकिन ये किसके लिए है, K2 ही कहते हैं इसको, लेकिन ये किसके लिए है, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। ये किसके लिए है, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। क्यों, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हमें पता है कि जो बैकवर्ड रिएक्शन की रेट है वो तो इंक्रीज होगी होगी, लेकिन फॉरवर्ड की रेट ज़्यादा इंक्रीज होगी। क्यों होगी फॉरवर्ड की रेट ज़्यादा इंक्रीज, फॉरवर्ड की रेट ज़्यादा इंक्रीज इसलिए होगी क्योंकि फॉरवर्ड की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो ज़्यादा है। कहने का मतलब है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, टेम्परेचर इंक्रीज कराने पर रिएक्शन उसी तरफ को शिफ्ट होगी। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर प्रोवाइड कराने पर होगा क्या, एक बार ध्यान से देखना ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर प्रोवाइड कराने पर जैसे ही हम इसको टेम्परेचर देंगे तो ये क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को, जो बड़ी एक्टिवेशन एनर्जी है उसको सपोर्ट करेगा। इसका मतलब ये इस रिएक्शन को होने के लिए सपोर्ट कर रहा है जहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी की नीड ज़्यादा है। तो इसलिए टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाने पर उस तरफ को रिएक्शन शिफ्ट होगी जहाँ की तरफ एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा लग रही है। ठीक है, फोर्थ एंड लास्ट है रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट Ki, आर्हेनियस कांस्टेंट AI एंड एक्टिवेशन एनर्जी EI। इन दोनों के बीच में हमने क्या देखना है, रिलेशन देखना है। ठीक है, इन तीनों का हमने रिलेशन देखना है। तो रिलेशन का, ये रिलेशन हम कहाँ से देख सकते हैं, ये रिलेशन हम देख सकते हैं आर्हेनियस इक्वेशन से, जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, तो अब एक रिएक्शन है, एग्जाम्पल ले लेते हैं उससे आपको इजीली समझ आएगा। एक रिएक्शन है, ए से बी का फॉर्मेशन हो रहा है, बी से सी का फॉर्मेशन हो रहा है, सी से डी का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है,
और एक रिएक्शन है जहाँ पर सीधा हमारा ए से क्या हो रहा है, डी का फॉर्मेशन हो रहा है। ये रिएक्शन है और ये इसकी मैकेनिज्म होगी, ठीक है। अब ये तो के है और ये है K1 K2 K3। अब हमें यहाँ पर एक रिलेशन दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन में कि जो के है वो K1 K3 अपॉन K2 है, ठीक है। ये चीज़ें हमें क्वेश्चन में दे रखी है। अब हमें इसके लिए ए का रिलेशन निकालना है और इसी के लिए हमें निकालना है ई ए का रिलेशन, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी का रिलेशन। यानी कि हमें रेट कांस्टेंट का रिलेशन तो दिया है और हमें जो आर्हेनियस कांस्टेंट है उसका और एक्टिवेशन एनर्जी उसका रिलेशन खुद से निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले के का रिलेशन हमें पता है, K1 K3 अपॉन K2, ठीक है। और के क्या होता है, आर्हेनियस इक्वेशन क्या है, के इक्वल ए ई दी पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। अब सब की जगह इसको रख दो, मतलब हर के की जगह उसकी वैल्यू रख दो ताकि हम ए और ई ए का रिलेशन निकाल सके, ठीक है। तो K1 अगर होगा, पहले बता ही देती हूँ, K1 को हम किसके इक्वल लिखेंगे, K1 को E1 लिखेंगे एंड एक्टिवेशन एनर्जी दी पावर माइनस E A1 RT। उसके बाद K2 को हमने लिखना है A2, क्योंकि सब इनके लिए हमने क्या निकालने हैं, रे आर्हेनियस कांस्टेंट की वैल्यूज़ और एक्टिवेशन एनर्जी की, तो इसको हम वेरी कर रहे हैं, ठीक है। और K3 के लिए क्या आएगा, A3 ई दी पावर माइनस E3 अपॉन RT, ठीक है। आगे देखें, अब हमें पता है कि क्वेश्चन में हमें दिया है K इक्वल K1 K3 अपॉन K2। तो इसमें रखे, इसमें सारे K की वैल्यूज़ रख दो। सारे K की वैल्यू रखेंगे तो K1 की वैल्यू कितनी है, A1 E पावर E1 अपॉन RT, ठीक है। और मल्टीप्लाई करना है K3 की क्या है, A3 E माइनस E3 अपॉन RT बाई में क्या है K2, यानी कि A2 ई दी पावर E2, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, अपॉन RT, ठीक है। अब इसको मैं इस तरीके से लिख लूँ, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई को तो आगे पीछे हम कर सकते हैं, तो मैं इसको A1 A3 अपॉन A2 लिख लूँ, ठीक है। फिर उसके बाद एक चीज़ ध्यान से देखना, एक्टिवेशन एनर्जी वाले सारे टर्म हम साथ ले रहे हैं, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी, अब एक्टिवेशन एनर्जी वाले टर्म साथ में लेंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखना आप लोग, इसका और इसका ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो इन दोनों की पावर तो ऐड होगी, लेकिन ये जो है ये डिवाइड में है तो इसकी पावर क्या होगी, माइनस होगी, ठीक है। तो क्या करना है हमने, माइनस E1 अपॉन RT, इस वैल्यू को थोड़ा सा खोल के लिखेंगे, E1 अपॉन RT, ठीक है। और ये हमने ले लिया, फिर उसके बाद इसको ऐड करना है तो ऐड प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, माइनस E3 अपॉन RT। और ये वाली जो वैल्यू है इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी, कहने का मतलब है ये इधर डिवाइड में है तो ऊपर जाएगी तो इसकी जो पावर है वो प्लस की हो जाएगी, ठीक है। प्लस की हो जाएगी तो ये जो माइनस है वो प्लस का हो जाने वाला है और यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। या हम कहेंगे ऊपर वाली पावर में से इस पावर को माइनस करना है तो यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है, उस माइनस से इस माइनस को माइनस करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, प्लस आ जाएगी, प्लस E2 अपॉन RT। सिंपल कैलकुलेशन है, एक बार खुद से करके देखना, बहुत ईजी लगेगा। अब इसको अगर मैं ओवरऑल सॉल्व करूँ तो क्या आएगा, इस माइनस को बाहर ले लेते हैं, माइनस को मैंने बाहर ले लिया तो मेरे पास अंदर क्या क्या बचेगा, E1 और ये जो माइनस है बाहर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, E3 और ये जो E2 है इसका प्लस बाहर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा,
E2। देखो एक बार इसको खोलोगे तो ये इस ब्रैकेट को हटाओगे तो ये पूरी वैल्यू सेम आ जाएगी, प्लस और माइनस माइनस आ जाएगा, E1 के आगे, E3 के आगे प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, E2 के आगे माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो ये है 2 अपॉन में क्या है, अपॉन में RT हमारा एज इट इज़ है, ठीक है। अब ये किसके इक्वल आया है, ये हमारा आया है रेट कांस्टेंट के इक्वल, जो हमने K1 K3 अपन K2 से निकाला था। यहाँ पर एक और रिलेशन आया है इस तरीके से, ठीक है। ये ऑलमोस्ट हमारा सॉल्व हो चुका है, बस यहाँ पर एक चीज़ देखनी बच गई है। क्या देखना है हमने कि हमारा जो RNS कांस्टेंट होता है वो होता है AE⁴ अपॉन RT। इन दोनों को कंपेयर करो। इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करती हूँ तो मैं क्या कहूँगी, ए किसके इक्वल है, ये पूरी वैल्यू ए, और ये जो RT है RT के इक्वल होगा, और ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, E के। तो मुझे यहाँ ए किसके इक्वल मिलेगा, A1 A3 अपॉन A2 के। और एक्टिवेशन एनर्जी किसके इक्वल मिल रही है, एक्टिवेशन एनर्जी मुझे मिल रही है, एक्टिवेशन एनर्जी किसके इक्वल मिल रही है, देखो ये माइनस बाहर ही रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बाहर माइनस है, तो माइनस को बाहर ही रखो, अंदर क्या बचेगा, E1 प्लस E3 माइनस E2। ये एक्टिवेशन एनर्जी का रिलेशन निकल गया, और ये रिलेशन निकल गया है आर्हेनियस कांस्टेंट का, ठीक है। आई होप कि आर्हेनियस कांस्टेंट का रिलेशन और एक्टिवेशन एनर्जी का रिलेशन कैसे निकालोगे समझ आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक ट्रिक बता देती हूँ, ये तो बहुत लंबी लॉन्ग मेथड हो जाती है, और एग्ज़ाम में हमारे पास इतना टाइम बचता नहीं है, ठीक है। तो एक ट्रिक बता लेते हैं जिससे आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, कि अगर आपका रेट कांस्टेंट एक्टिवेशन एनर्जी या रेट कांस्टेंट और ए के बीच में रिलेशन देखना है, के और ए के बीच में, तो आप कैसे देखेंगे। तो ट्रिक हमारी है, ट्रिक नोट कर लेना, जो रिलेशन ऑफ ए आई एंड के आई होता है वो सेम होता है। इन दोनों का रिलेशन क्या होगा, सेम होगा। अभी भी हमने देखा था, वहाँ भी K1 K3 अपॉन K2 था, और ए का रिलेशन भी कैसे आया, A1 A3 अपॉन A2। लेकिन अगर मैं E I और KI का रिलेशन देखूं तो इसमें थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो मल्टीप्लाई वाली वैल्यू होगी, मल्टीप्लाई यानी कि K अगर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर जो भी K मल्टीप्लाई में है उनकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी उसका सम होगा, ठीक है। और अगर K मल्टीप्लाई में ना होकर K डिवाइड, के जो भी K है उनके बीच में डिवाइड का रिलेशन है, तो यहाँ पर जो एक्टिवेशन एनर्जी है उनका क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा। क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, यानी कि उनको माइनस करना पड़ेगा। और थर्ड है, अगर कोई पावर में है, यानी कि के पावर में कुछ वैल्यूज़ हैं, तो हम उनको एक्टिवेशन एनर्जी लिखते टाइम फर्स्ट में लिखेंगे, राइट, फर्स्ट, ठीक है, पहले लिखेंगे उसको। जैसे कि एग्जांपल ले ले, वही एग्जांपल ले लेते हैं, के इक्वल किसके लिया था हमने, K1 K3 अपॉन K2 के। तो ए का रिलेशन मैंने कहा सेम होगा, तो ए का रिलेशन कैसा होगा, A1 A3 अपॉन A2। लेकिन अगर एक्टिवेशन एनर्जी का रिलेशन देखेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी मैंने कहा, क्या कहा, जो मल्टीप्लाई में होंगे उनको प्लस करेंगे, जो डिवाइड में होगा उसको माइनस करेंगे। तो मल्टीप्लाई में क्या है, K1, तो ये हो गया आपका E1 प्लस E3 माइनस E2। यही तो रिलेशन वहाँ भी देखने को मिल रहा था, यही रिलेशन यहाँ भी देखने को मिल रहा है। ट्रिक से हम जल्दी और इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब जो मैंने पावर वाला बताया था उसको बता देती हूँ एक बारी। अगर कोई K इस तरीके से है, K3⁴ तो इसको एक्टिवेशन एनर्जी में हम कैसे लिखेंगे, 2 एक्टिवेशन एनर्जी 3, ठीक है, समझ आ गया होगा। एप्लीकेशन में हमारा इतना ही था। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कुछ और टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।